आज निष्कर्ष कार्यक्रम में हम उत्तराखंड में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर शिक्षा बहुत अनिवार्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और इस देश का ये रहा कि शिक्षा को यहाँ पर कभी मुद्दा बनाया ही नहीं गया। कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हम चाइना को, अमेरिका को या विकसित देशों को पिछाड़ पाएंगे। सभी पैनलिस्ट ये मानेंगे कि न्यूटन के लॉ हो गए या आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हो गई, वो आपके दिन भर दिन कभी काम नहीं आएंगी। पर आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो सुबह से लेकर आप शाम तक देखेंगे उसको। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज के साप्ताहिक डिबेट कार्यक्रम निष्कर्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज निष्कर्ष कार्यक्रम में हम उत्तराखंड में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए हैं कांग्रेस से ऋषेंद्र महर जी, आम आदमी पार्टी से अमित जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी से हैं हमारे साथ गहराज पांडे जी, जो अभी जुड़ने वाले हैं, अभी जुड़े नहीं हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं इंजीनियरिंग संस्थान के प्रोफेसर और कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पर आंदोलन लड़ने वाले पुनीत वर्मा जी, और हमारे साथ IT एक्सपर्ट के रूप में हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर जगदीश जी। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज का दौर है डिजिटलाइजेशन का दौर। आज के दौर में छोटे से लेकर छोटा और बड़े से लेकर बड़ा काम, हर कोई काम हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसी इंडस्ट्री में है, वो IT इंडस्ट्री है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की, तो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर शिक्षा व्यवस्था कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करें तो कई सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर तो हैं, लेकिन कंप्यूटर पढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए शिक्षक नहीं है। बच्चों ने सिर्फ स्मार्ट क्लासरूम का नाम सुन रखा है, उन्होंने देखी नहीं है। तो बिना शिक्षक के स्कूल तो उसी तरीके के हैं जैसे घर में राशन तो है लेकिन खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं है। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो वो स्कूल हैं, जो वो स्कूलों में कंप्यूटर हैं, वो कंप्यूटर मात्र एक सजावट का सामान है उन स्कूलों के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 में 6 क्लास से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखे जाने की बात अब कही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद तो दिखती नज़र आ रही है, लेकिन वास्तविकता में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो सबसे पहले मैं वर्मा जी आपसे जानना चाहूँगा, आप 2008 से कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो वर्मा जी आपको नई शिक्षा नीति से कुछ राहत मिली है या नहीं, सबसे पहले आप ये बताइए, और उसके साथ ये भी बताइए कि आपके और क्या क्या मुद्दे हैं। जी वर्मा जी। जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। और हमारे संवाददाता संतोष जी, आपके द्वारा एक अच्छी पहल प्रारंभ की जा रही है। आज के इस डिजिटल युग में जब तक, बल्कि केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे संपूर्ण भारत के हर सरकारी विद्यालय में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हम चाइना को, अमेरिका को या विकसित देशों को पिछाड़ पाएंगे या उनके समकक्ष खड़े भी हो पाएंगे। अब आपने जैसे मुझसे प्रश्न किया कि ये जो NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई है और अब ये अधिनियम से कानून बनने की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन ये अभी फिलहाल मैं तो जब तक इस पे 100% सभी, खासतौर से उत्तराखंड में ये चीज लागू होते हुए एक विषय के रूप में, मैं अपने कंप्यूटर विज्ञान की बात करूं तो कंप्यूटर विज्ञान एक विषय के रूप में आते हुए उस विषय को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है अधिकतर लोग यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ नहीं है, सभी लोग टेक्नोलॉजी से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो बगैर, ये प्रैक्टिकल विषय है कंप्यूटर विज्ञान, और प्रैक्टिकल विषय तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक कि उसका एक्सपर्ट गुरु उस विषय को ना पढ़ाए। ये मैं किसी दूसरे अन्य विषयों को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन जितने भी विज्ञान के विषय हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या दूसरे तीसरे विषय हो, ये प्रैक्टिकल विषय हैं, और प्रैक्टिकल विषय में बगैर
टीचर के मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अपने आप से इस विषय को पढ़ पाएगा। हाँ, मेरे को ये उम्मीद जरूर है कि आने वाले समय में जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इससे कुछ एक उम्मीद की किरण जगती हुई दिख रही है, लेकिन जब तक होगा नहीं तो मैं इसको मानने से थोड़ा भी इनकार ही करूंगा। ऋषेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं आपसे उत्तराखंड में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता है उस पर सवाल पूछना चाहूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ऐड करके एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, क्या वो युवा अमेजन के जेफ बेजोस या हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की तरह नहीं बन सकते? अगर बन सकते हैं तो बिना कंप्यूटर शिक्षा के वो कैसे बनेंगे? जी ऋषेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो सभी मेरे बड़े भाइयों को मेरा प्रणाम है। संतोष जी, बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे इस डिबेट में इन्वॉल्व किया। और एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बर्निंग इश्यू है कि उत्तराखंड में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता। पुनीत जी से मेरी एक बार पहले भी बात हुई थी। उन्होंने इस विषय पे जब भी आंदोलन किया तो मैंने वो ज़रूर कहा कि ये बहुत एक ऐसा इश्यू है जो इश्यू आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को आगे ले जाएगा। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की तो सबसे पहले जो पुणे में शायद 1990 पे कंप्यूटर हमारा इंडिया में आया था और उसका नाम था परम 8000। और उस समय से अगर हम उसकी अनिवार्यता को देखें तो राजीव गांधी जी जो इसकी मैं कहूँगा कि जनक हैं, जो टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लाए थे, उसके चलते हमारे देश में हमने बहुत चीज़ों में प्रगति पाई। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ में शायद जिससे हम अगर यहाँ पे अगर डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक उसी का निकला हुआ उपक्रम है। और आज अगर उत्तराखंड में हम बात करें, जो आपने युवाओं की बात की, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ की माताओं ने बहुत हमारे ऐसे लालों को जन्मा है जिन्होंने हर क्षेत्र में, वो खेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या मैं कहूँ कंप्यूटर का क्षेत्र भी हो, तमाम हमारी माताओं ने ऐसे लालों को जना है जिन्होंने हमारे क्षेत्र के नाम को राष्ट्रीय पटल पे रखा है, अंतरराष्ट्रीय पटल पे रखा है। और आज जब बात हम माइक्रोसॉफ्ट की करें या अमेजन की करें या हम किसी भी ऐसी कंपनी के एक युवा सीईओ की करें, तो मेरे मन में जरूर ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे उत्तराखंड में युवाओं में कमी है। और मेरे को ये कहने होते बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं में बहुत काबिलियत है, पर जो एक हर समय एक हमारे सामने प्रश्न आता है, एक प्रश्न कि क्या उत्तराखंड बने हुए अगर हम कहेंगे कि हमें 20 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या हम वास्तविक रूप से उन चीजों को पा पाए हैं जिनकी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी। आंदोलन किया गया, प्रदेश मिला, लेकिन आज भी प्रदेश में वो मूलभूत चीजें नहीं है। अगर कोई, मैं अगर पुनीत जी को जोड़ते हुए कहूँ तो इनका पूरा संगठन एक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं देखता कि कोई आम व्यक्ति या कोई और क्षेत्र के लोग उनके लड़ाई में भागीदार बन रहे हैं। तो एक ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और जहां तक बात है आज उत्तराखंड की, तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर शिक्षा बहुत अनिवार्य है। अगर मैं पिथौरागढ़ में रह रहा हूँ, पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है, यहाँ जरूर हमारे यहाँ नेटवर्क की कमी है, तो हमने एक इशू ये भी रखना होगा। अगर हम कंप्यूटर की शिक्षा की बात करते हैं तो नेटवर्क इशू की बात भी हमने करनी पड़ेगी। जो कंप्यूटर आज हमारे उठने से लेके सोने तक हमारे सारे रोजमर्रा की चीजों में जुड़ा है, बिना कंप्यूटर के हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे। इस चीज को हमने समझना होगा, हमारी सरकारों ने समझना होगा। मैं सरकार से भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है 2020, अगर वो सच में अपनी बातों पे कायम रहते हैं, वैसे तो आपको पता है वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन अगर वो सच में हमारे देश के, हमारे, और मैं खास तौर से कहूंगा उत्तराखंड के युवाओं और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, ताकि वो प्रथम पंक्ति में खड़े होने के लिए क्षमता अपनी बना सकें, तो वो जरूर कंप्यूटर की शिक्षा को इसमें लाएंगे, ये मेरा मानना है। जितेंद्र जी, आपकी बात पर एक सवाल खड़ा होता है कि जैसे हमें पता है कि उत्तराखंड बने 20 साल हो गए हैं, 20 साल में सरकारें बदलते रही हैं, आखिर में कमी कहाँ पे रह गई? जैसे पुनीत जी हैं, ये करीब 2008 से आंदोलन कर रहे हैं, जिनने मैंने इनका डेटा देखा, काफी दैनिक जागरण, अमर उजाला, हर बार कवर अप किया जा रहा है, लेकिन कमी कहाँ पे रह रही है? क्योंकि सरकारें तो बदलती रही हैं उत्तराखंड में, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य अभी तक नहीं किया गया। जी ऋषेंद्र। आप बहुत सही बात कर रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा फिर से कहना यही है कि हम जितने भी जो लोग हैं, केवल पुनीत जी अकेले लड़ाई लड़ें और हम उसको जीत लें, विजय प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं है। तो इसमें हर वर्ग से,
आज आपने एक बहुत बढ़िया पहल की है। इस पहल से कहीं ना कहीं जो एसी के कमरों में बड़े नेता बैठे हों, किसी भी पार्टी के हों, उनके कानों में जरूर जूं एक लगेगी कि हाँ, कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य है। अगर पुनीत जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पुनीत जी जैसे और भी जितने लोग हैं, हो सकता है क्षमता में कम है, तो ये हमारा दायित्व बनता है। हम जितने भी जो लोग सामाजिक लोग हैं, जो समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है हर क्षेत्र के व्यक्ति का कि इससे जुड़े। और जहां तक बात आपने जो आप कहना चाहते हैं कि भाई सरकारें बदलती रही, सरकारें हर सरकार रही, तो हमारी सरकार से मैं आपको अगर बताऊं तो इस बारे में हमने, जब हम एनएसयूआई में हुआ करते तो हमने जरूर उनके सामने रखा। लेकिन जो हरीश रावत जी की सरकार थी, वो 1 साल सरकार रही, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, कहीं ना कहीं उस सरकार में बहुत सी परेशानियां रही। 2 साल 2.5 साल की सरकार में उन्होंने मूलभूत चीजों की तरफ ध्यान केंद्रित किया। और मैं कहना चाहूंगा कि ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। अगर आने वाले समय में 2022 में अगर उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद अगर हम कांग्रेस जनों को मिलता है, तो जरूर जो पुनीत जी की आवाज है को उसको हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। और मैं प्रमुखता से कहना चाहता हूं कि मैं, क्योंकि हम युवा हैं और हम युवाओं का नेतृत्व करते हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम युवाओं के मुद्दों को ऊपर तक पहुंचाएं, वो भले ही हमारी सरकार हो या दूसरी सरकार हो। तो मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूं संतोष जी, पुनीत जी और जितनी भी जो हमारे यहाँ पे लोग बैठे हैं, कि 2022 में अगर ये जनता कांग्रेस को चुनती है, हमें अगर जनादेश देती है, तो हम जरूर इस लड़ाई को, आपकी लड़ाई को हम जो है मुख्यमंत्री के पटल तक ले जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि शिक्षा को लागू करें, ताकि उत्तराखंड का जो हमारे पहाड़ी राज्य का जो हमारा असल प्रतिनिधित्व करने वाले जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको आगे एक अच्छा आयाम मिल सके, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। जी गहराज जी, आप सुन पा रहे हैं कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर विषय होना अनिवार्य हो, इसके लिए आपके क्या विचार हैं? जी, आज की इस जीवन शैली में कंप्यूटर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं इसका महत्व और बढ़ गया है। कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा जो मॉडल स्कूल बनाए गए हैं वो इस दिशा में पहला कदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिक से अधिक विद्यालयों को कंप्यूटर से जोड़ने का काम चल रहा है और कुछ विद्यालयों में काम हो चुका है। आज के छात्रों का भविष्य कंप्यूटर से जुड़ गया है और सरकार इसकी अनिवार्यता के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। जी। अमित जी हाथ खड़ा कर रहे थे। अमित जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले आप क्या जी कहना चाहते हैं, नमस्कार। पहले उस चीज को मेंशन कर लीजिए। जी अमित जी। देखिए, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट जो साथी हैं उन सबको नमस्कार और सबको ईद, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे की अग्रिम शुभकामनाएं। संतोष जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और इस देश का ये रहा कि शिक्षा को यहाँ पर कभी मुद्दा बनाया ही नहीं गया। आप देखेंगे, भले ही जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में राज किया हो, शिक्षा कभी भी मुद्दा रहा ही नहीं। शिक्षा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बना जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब जाकर के लोगों ने ये सोचना शुरू करा कि हाँ भाई, शिक्षा भी एक मुद्दा हो सकता है। दुर्भाग्य देखिए, जिन चीजों की हम आज बात कर रहे हैं, जिन चीजों की हम भविष्य में लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, वो चीजें तो दिल्ली में कब के करी जा चुकी हैं। एक बात बताइए कि क्या एक बच्चा जो क्लास 5th में पढ़ रहा है, क्लास 6 में पढ़ रहा है या 7th में पढ़ रहा है, उसको हक नहीं है कंप्यूटर शिक्षा का? जबकि आज हम ये बोलते हैं कि एक तरफ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिसके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी बात, आपने क्या करा, हुआ क्या, आप समझिए कहानी क्या हुई। हर जगह पे इस पहाड़ी प्रदेश को छला गया है। हर मोड़ पे हमने खड़ंजे बिछाने, रोड बिछाने, नलकूप लगाने, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां पर नलकूपों की जगह नहीं है, खनन करने, शराब बेचने, इसके अलावा कभी विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं जड़ों पे अपने ध्यान ही नहीं दिया। हुआ क्या, आनन फानन में किसी एक का विचार बनता है कि भाई कंप्यूटर एजुकेशन होनी चाहिए, हजारों कंप्यूटर्स करोड़ों रुपए की लागत से खरीद लिए जाते हैं। अभी उन कंप्यूटर को चलाएगा कौन, ये बताइए। क्या एक फिजिक्स में जो पीजीडी करा हुआ है या जो मैथ्स में जो पीजीडी करा हुआ है, उसको आप 15 दिन का क्रैश कोर्स करके ट्रेन कर देंगे? एक बात समझिए, जब हम भी अपने टाइम पे हमने भी पढ़ाई लिखाई करी। आज जब मैं अपनी बिटिया की कंप्यूटर की जो बुक देखता हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे कई चीजें नहीं आ पाती उसमें। कई क्या मैं बताऊंगा, मुझे 1% चीज नहीं आ पाती। तो 15 दिन के क्रैश कोर्स में वो आदमी कैसे उन बच्चों को उपयुक्त ट्रेनिंग देगा? यहाँ तक कि हमारे पास ये भी सबूत हैं कि जो सारे कंप्यूटर खरीदे गए, वो सारे कंप्यूटर आज मेंटेनेंस के अभाव में धूल फांक रहे हैं।
इतना करोड़ों का घोटाला हुआ एक तरीके से। एक तरीका एक सीन ये है। अच्छा, दूसरा सीन मैं आपको दिखाता हूँ कि हर साल करीबन 35,000 हमारे उत्तराखंड के युवा लाखों रुपए का एमसीए का कोर्स करके, बीटेक करके, एमटेक करके बैंगलोर, दिल्ली इन सब जगहों पे काम कर रहे हैं। कई सारे लोग बेचारे बेरोजगार भी हैं और कई सारे लोग इस समय जो है अच्छी-अच्छी जगहों पे अच्छा काम कर रहे हैं। कि भाई कंप्यूटर आज पूरी दुनिया जानती है, एक बेसिक नेसेसिटी है। आप कंप्यूटर खरीदने को तैयार हो लेकिन आप टीचर नहीं दे रहे हो, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? देखिए, इस बात की लड़ाई जो है हम उत्तराखंड के लोगों को लड़नी होगी। मैं भी ऋषभ भाई की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, ऋषभ भाई जो है एक ऐसे ऊर्जावान युवा है, मैं इनसे भी परिचित हूँ, जिन्होंने हमेशा कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी जो क्षेत्र के युवाओं की आवाज को उठाया है। और समय की मांग भी यही है कि इस समय हम सब युवा साथी अलग, भले ही वो किसी दल के हों, हम सब एक आवाज में एक बात करें कि भाई जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक हम उत्तराखंड नामक जो हमारा एक घर है उसको मजबूती कैसे दे पाएंगे। तो मेरा मानना है कि इस लड़ाई में हम सब लोग साथ होकर चलें कहीं न कहीं पर, और जहां पर आप लोगों को हमारी मदद की आवश्यकता है हम करें। हम तो हमने बाकायदा इसको अपने मैनिफेस्टो में डालने की घोषणा कर दी है। जगदीश जी के पास आना चाहूंगा। जगदीश जी हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं जो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते हैं। तो जगदीश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड में देखते हैं। उसके साथ साथ मैं ऐड करते हुए आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और उत्तराखंड का युवा किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था से खुद उत्तराखंड में रह के ही अपना स्टार्टअप कर सकता है? जी जगदीश। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा पुनीत वर्मा सर का कि उन्होंने एक अच्छा सा रेवोल्यूशन तैयार करा, जिसमें कि मतलब उत्तराखंड के जितने भी कंप्यूटर में कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, जिनको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है, वो लोगों को अच्छे से ग्रेजुएट कर सके। दूसरा, जैसे कि ऋषिंदर महर जी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग हर चीज में आ गए हैं पर इसी चीज में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो ये मुझे काफी अच्छी बात लगी कि ये एकदम से सच्चाई है, क्योंकि उत्तराखंड वालों ने अपना नाम हर जगह ऊंचा कर रखा है, पर ये ऐसा क्षेत्र है जहां उनका नाम उतना आ नहीं पाता और कहीं दबा रह जाता है। और जैसे कि अभी अमित सर ने कहा कि मेन जो एजुकेशन में रेवोल्यूशन आया वो दिल्ली की उससे आया और दिल्ली के स्कूलों को जाना गया। ये बात भी काफी हद तक सच है कि एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए और कंप्यूटर एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए चीजों पे। अब देखते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स को असाइड करें और नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें, तो ये जो पॉलिसी है ये काफी हद तक काफी अच्छी है लोगों के लिए, क्योंकि देखो जो अगर आप भी समझेंगे इस चीज को तो आप भी जानेंगे कि आपसे ज्यादा चीजें आजकल एक बच्चे को बताऊंगी रिगार्डिंग फोन और कंप्यूटर, क्योंकि उसको इन चीजों में इंटरेस्ट भी होता है और वही उसकी एज भी होती है स्किल डेवलप करने की। पर ये रह जाता है कि उत्तराखंड जैसे जिले में कंप्यूटर की इतनी वो नहीं हो पाती। सरकारी स्कूलों में तो कंप्यूटर ना के बराबर होता है, उन बच्चों को अच्छे से फॉर्म भरना भी नहीं आता, जैसा कि अमित जी ने कहा, क्योंकि उनको इस बारे में ट्रेन नहीं करा जाता और कंप्यूटर खाली धूल खाए रह जाते हैं जिनका कोई प्रॉपर यूज नहीं हो पाता। अब देखिए, अगर बच्चे को अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो वो बेसिकली कंप्यूटर में काफी आगे जा सकता है, क्योंकि अगर बात स्टार्टिंग में ही आपने कह दिया था बिल गेट्स और उसके बारे में, तो आप ये भी जान लीजिए कि बिल गेट्स 7 साल से ही कोडिंग सीख रहे थे। वो बचपन से ही कोडिंग सीख रहे थे। एप्पल के जो को फाउंडर है स्टीव वॉजनियाक, वो बचपन से ही कोडिंग में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपनी लैंग्वेज विजुअल बेसिक तक बना ली थी। उसके बाद अगर बात करें मार्क जुकरबर्ग की, उन्होंने कॉलेज आने से पहले भी कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे जो भी उस टाइम के बहुत हिट हुए थे, अदर देन फेसबुक ऑल्सो, क्योंकि ये इन चीजें उनको बचपन में सिखा दी गई थी, तो इसका इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट पड़ा था। यही हम चाहते हैं कि बच्चों को ये चीजें स्टार्टिंग में ही सीख दी जाए, ताकि उनको अच्छे से चीजों को समझ आ सके और अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके बाद में। जी, अभी जैसा कि आपको विदित है, इस समय देश में कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस महामारी से लड़ने का कार्य कर रही है और नई शिक्षा नीति में भी कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना काल समाप्त होते ही सरकार नियमानुसार कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के लिए भी प्रयासरत है। जी वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कहना चाह कांग्रेस पार्टी से ऋषेंद्र महर जी और अमित जी इस बात से एग्री करते हैं कि उत्तराखंड में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, तो आप किस तरीके का ब्लूप्रिंट देखते हैं इसके लिए? जी, ब्लूप्रिंट की बात जहां तक है, मैं थोड़ा सा आपको तथ्यों से परिचय कराना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड में करीब 3000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेज हैं, जिनमें से 500 मॉडर्न कॉलेजेज की संख्या में रखे गए हैं,
मॉडर्न कॉलेज की बात अगर करें तो जहाँ पर 6 कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर कक्ष, लाइट नहीं है तो जनरेटर, जनरेटर के लिए हर प्रति माह 25 लीटर डीजल, पेट्रोल, ये सब कुछ आ रहा है। और जैसा कि अमित सर ने अभी हमें बताया कि 15 दिन की ट्रेनिंग फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के अध्यापक को यहाँ से देहरादून तक की दौड़ लगाई जाती है, 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, और 15 दिन में वो क्या सीख पाएगा और क्या सिखा पाएगा। तो कंप्यूटर जितने भी हैं सब जंग खा रहे हैं, हमारे अरबों रुपए के कंप्यूटर हो गए हैं आज की। 95 से लेके 2000 तक, वर्ष 2020 तक ऐसा एक भी साल नहीं रहा है कि जब कहीं किसी जिले के अंदर, किसी तहसील में, किसी ब्लॉक में के किसी स्कूल में कंप्यूटर खरीदा ना गया हो। ये अगर पूरी गहराई से अगर इसकी जांच की जाएगी तो एक अच्छा खासा स्कैम भी निकल सकता है। कंप्यूटर खरीद दिए हैं, कंप्यूटर कक्ष बना दिए हैं, सहायक उपकरण खरीद दिए गए हैं, बेचारे बच्चे हैं वो जो उनके सामने कंप्यूटर रखा है और उनको छूने तक नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में आप खुद बताइए कि क्या कंप्यूटर के विषय नहीं है तो पाठ्यक्रम नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है तो अध्यापक तो खैर बहुत दूर की बात रही, और बगैर गुरु के ज्ञान भी नहीं मिल पाता है। किसी महान संत ने कहा था, ये सच बात है। हमारे जितने राज्य हैं पूरे भारत में, उनमें से 23 राज्यों में, बल्कि नॉर्थ ईस्ट तक की 7, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वहां पर भी कंप्यूटर विज्ञान विषय आईटी नाम से या दूसरे तीसरे कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स नाम से कब के लागू हो चुका है। हमारी जो मदर स्टेट है अर्थात उत्तर प्रदेश, वहां पर भी ये वर्ष 2015 से लागू हो गया है। इसमें 1500 से लेके 1600 अध्यापकों की भर्ती तक हो गई है। तो हम इतने पीछे क्यों? तो मेरा मानना यह है, या जो आपने मुझसे कहा कि हमारा अगला मोटो क्या है या हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, ब्लूप्रिंट हमारा साफ और सुथरा है कि हम तो इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कंप्यूटर विज्ञान विषय अनिवार्य रूप से सभी उत्तराखंड के सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि 98 हमारे उत्तराखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज है, और बड़ी शर्म की बात है कि उन 98 डिग्री कॉलेजेस में से केवल 5 डिग्री कॉलेजेस में, जिसमें से हमारा लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कि अब कैंपस बन गया है, वहां ही केवल आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से कोर्स चलता है। तो टोटल 98 में से 5 डिग्री कॉलेजेस में ये कोर्स चल रहा है कंप्यूटर का, चाहे बीएससी हो, बीसीए हो या XYZ दूसरा तीसरा नाम हो। तो वहां पर भी ये विषय लागू करना चाहिए, तभी हम पूर्ण रूप से कंप्यूटर साक्षर कहलाएंगे। अन्यथा खाली ABCD अपना हस्ताक्षर और ये करना तो आ जाएगा, लेकिन आज के आधुनिक कंप्यूटर युग में हम कंप्यूटर इलिटरेट या कंप्यूटर असाक्षर ही कहे जाएंगे। जी ऋषेंद्र महर जी और अमित जी, मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। पहले ऋषेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक इंटरनेट का विचार दिया था कि यहाँ की कनेक्टिविटी का, एक कनेक्टिविटी से सवाल है। दूसरा जो वर्मा जी ने सवाल उठाया कंप्यूटर शिक्षा का। सबसे पहले मैं इंटरनेट की बात बताऊं, सबसे पहले हम अपने शो में ही देख सकते हैं, गहराज जी बिल्कुल भी नहीं बोल पाए, वो भी पिथौरागढ़ रहते हैं। इंटरनेट ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर हम सरकार के मानदंडों या डिजिटल इंडिया है जी, अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की, तो लगभग 5 MBPS से 10 MBPS की कम से कम स्पीड 4G नेट पे मिलती है, और इतनी मिलनी भी चाहिए। लेकिन हम अपने उत्तराखंड की बात करें, मैं अल्मोड़ा से कहूँ या पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, यहाँ पे हमें स्पीड इंटरनेट की मिल रही है KBPS की। टेलीकॉम कंपनियां लगभग पैसा वसूलती है, 399 से 599 रुपया कर लिया उन्होंने, लेकिन वो नेट की स्पीड नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो लूट रहे हैं जनता को। तो ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके लिए चाहे सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष पक्ष से हो, ये एक इंसान का मामला नहीं है, वो ये मामला उस छात्र का है जो ऑनलाइन पढ़ना तो चाहता है, लेकिन 144 रिजोल्यूशन पे वो यूट्यूब पे मात्र वीडियो देख पाता है। किस तरीके से पढ़ पाएगा वो? एक सवाल ये उठता है। सबसे पहले मैं इसी सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे, दूसरा सवाल फिर पूछूंगा आपसे। जी ऋषेंद्र। देखिए, बहुत सही सवाल आपने पूछा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेटवर्क का है इश्यू है पिथौरागढ़ में, तो इसके लिए शायद मैं दर्जनों या 1.5 दर्जन बार मैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी के सामने भी हम धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन दे चुके हैं। यहाँ तक कि मैं प्राइवेट जो इनके ऑफिस हैं, उन ऑफिसों में ताला भी लगा चुका हूँ। इनके ZBM जो बरेली बैठते हैं, उनसे मैं पर्सनली बात कर चुका हूँ, और उन्होंने अपने यहाँ कुछ ऑफिसर्स भेजे, और 2 दिन सही चला, तीसरे दिन फिर। तो पहला तो ऐसा है कि भाई जो टावर्स हैं, टावर की क्षमता अगर 25 है,
और कनेक्शन ढाए जा रहे हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कितनी स्पीड होगी। दूसरा, एक पिथौरागढ़ के लिए बहुत शर्म की बात मैं कहूंगा, हम इंडिया में स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। अभी हमारे भाजपा के मित्र, हमारे बड़े भाई घेराज पांडे जी थे, वो गायब हो गए, लेकिन आप सोचिए कि पिथौरागढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नेपाल के सिग्नल पे लोग बात करते हैं। हम रहते हैं इंडिया में हैं और नेपाल के सिग्नल की कनेक्टिविटी यहाँ ज्यादा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है। और एक बात जो पुनीत जी कह रहे थे कि कंप्यूटर का, तो मैं बहुत इनसे इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा स्कूल, इंटर स्कूल है, 500 मॉडर्न स्कूल हैं, आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं, और उनमें जरूर कंप्यूटर दिए गए हैं, कंप्यूटर लगे हैं और शिक्षक नहीं है। पर ये चीज एक समझने वाली है। दूसरा, अगर इससे मैं आपको घुमाऊं तो, क्योंकि आज हमारे देश में आप देख रहे हैं कि एक दौर चला योगा, योग की जो है शिक्षा बहुत स्पीड से बढ़ी और काफी लोगों ने योग में एमए किया, डिप्लोमा लिया कि योग की शिक्षा के टीचरों की वो आएंगी, नियुक्तियां होंगी, टीचर पढ़ाया जाएगा, विषय लाया जाएगा। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हाशिए में रहा। योग भी एक ऐसा विषय है जो नहीं लाया गया है। तो हम कंप्यूटर के साथ साथ अगर योग या अन्य ऐसे तमाम जो हमारी पारंपरिक शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के बारे में भी अगर बात करेंगे तो शायद ये एक बहुत बढ़िया हमारे लिए प्लेटफॉर्म होगा। और दूसरी बात कि हम कह रहे हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को, जैसे अभी 6 to 8 ये कह रहे हैं, सरकार जो अपनी नई नीति लाई है उसमें कह रही है कि हम 6 to 8 जो है पढ़ाई देंगे। लेकिन आप सोचिए कि भाई आपने डिजिटल इंडिया की बात की, आपने स्किल इंडिया की बात की, लेकिन असल में क्या वास्तविक रूप से, क्या प्रैक्टिकली वो ग्रास लेवल पे है? ये चीजें भी हमने देखनी होगी कि केवल बातों पे या भाषणों पे हम अपने दिमाग को या अपने ध्यान को केंद्रित न करें। हमारा मूल लक्ष्य, हमारा जो एक है कि ये जो डिबेट चल रही है केवल एक मुद्दे पे चल रही है कि भाई क्या उत्तराखंड में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता का क्या होना चाहिए। तो ये शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, जैसे अमित जी बढ़िया बात की कि हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि हम युवा हैं, जितने भी इस डिबेट में सारे युवा लोग हैं, और अगर हम अपनी बातों को अपने राजनीतिक पटल में भी रखें और हम प्रेशर बनाएं कि आप अगर इस मुद्दे के लिए बात करते हैं तो तब हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर सारे जगहों से प्रेशर बनेगा तो जरूर कंप्यूटर शिक्षा यहाँ लागू होगी और एक उज्जवल भविष्य हमारे यहाँ के लोगों का होगा। दूसरा प्रश्न आप कुछ पूछ रहे थे संतोष जी। लेकिन दूसरा सवाल जो वर्मा जी ने उठाया कि हम स्कूलों पे तो दे नहीं रहे एजुकेशन, लेकिन जब बाहर इंसान जॉब करने के लिए जा रहा है तो उसको कह रहे हैं कि तू बेटा CCC का एग्जाम दे। एक CCC का एग्जाम है जो शायद 500-600 कितने का फॉर्म है। ये मुझसे किसी ने कह रखा था, ये सवाल को उठाइएगा जब आप किसी भी युवा नेता से बात कीजिएगा। तो CCC का एग्जाम देते हैं, वहां पे सवाल क्या आते हैं कि कट करने का कोड क्या होता है, पेस्ट विंडो 98 में क्या होता है, कितने कीबोर्ड में की होते हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं जो बेबुनियाद हैं, और उस एग्जाम को बच्चे को निकालना ही निकालना होता है। तो इस एग्जाम का फायदा क्या है? सिर्फ ये लूटने का तरीका है या ये इस एग्जाम को बंद होना चाहिए? अगर आपने शिक्षा देनी है तो स्कूली स्तर पे शिक्षा दीजिए, ऐसे एग्जाम का क्या फायदा है? मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब CCC का अनिवार्यता की जाती है या अन्य कोई भी प्रदेश में या देश में अनिवार्यताएं की जाती है कि भाई ये टेस्ट आप निकालेंगे तब आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का तो एक दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में नेता प्रदेश को नहीं चलाते, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। यहाँ जो है नौकरशाही इतनी हावी है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे प्रदेश में हमारा ध्येय क्या है, हमारा विजन क्या है। क्योंकि प्रदेश जब बना था तो एक पहाड़ी प्रदेश के नाम पे इसका आंदोलन हुआ था, पहाड़ी प्रदेश के नाम पे लड़ाई की गई थी। पहाड़ी लोगों को आगे लाने के लिए अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति था, जो गरीब था, जो किसान था, जो लोहार था, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के प्रथम पंक्ति पे लाने का काम करने के लिए प्रदेश बनाया गया था। और जब तक मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज कंप्यूटर की शिक्षा जिस इंसान के पास है, जो बच्चा आज प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, स्कूल की एजुकेशन ले रहा है या इंटरमीडिएट की एजुकेशन ले रहा है, अगर वो कंप्यूटर में पारंगत प्राप्त नहीं है, अगर वो कंप्यूटर एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो शायद मेरे को नहीं लगता है कि वो कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म में किसी के सामने खड़े कम्पीट कर पाएगा या खड़े हो पाएगा। तो संतोष जी, मेरा यही कहना है कि हम सरकार पे दबाव बनाएं, हम सरकार से को प्रेशर करें। इसके साथ साथ एक बिंदु पुनीत जी जरूर आप अपनी मांग में जोड़ें कि अगर आप शिक्षक किसी विद्यालय में देते हैं तो उस विद्यालय में नेटवर्क की भी पूरी अवेलेबिलिटी दीजिए,
ये बिंदु भी होना चाहिए। ये मेरी मांग है संतोष जी। और ये प्रदेश हमारा है, पहाड़ी प्रदेश है, तो हम सब ने इसकी लड़ाई लड़नी होगी। इसके साथ ही मैं अमित जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अमित जी, जैसा कि हम देखते हैं, एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, उसके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी होती है कोई भी चीज सीखने की, चाहे प्रोग्रामिंग हो चाहे कोडिंग हो। सबसे ज्यादा हम सबसे पहले एक बच्चे को देखते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है मोबाइल का गेम खेलने की। लेकिन जैसे ही वो पूछता है किसी से कि मैं ये गेम कैसे बना सकता हूँ, तो उसको बताने के लिए कोई शिक्षक नहीं होता है कि बेटा तुझे एनिमेशन सीखना होगा, तुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी होगी, तुझे प्रोग्रामिंग सीखनी होगी। उसे कोई नहीं बताता है और वो लंबा टाइम गुजरते गुजरते वो 12th पास आउट कर जाता है। तब तक उसे ये चीज कोई नहीं बताता है कि क्या तुझे करना चाहिए। फिर उसके बाद समय आता है, आजकल के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं फ्री फायर, पबजी जैसे गेम बच्चे खेल रहे हैं, सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं। उनके दिमाग में एक क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही कि हम भी ऐसा गेम बना सकते हैं। वक्त आ गया है कि युवाओं के अंदर हनुमान जगा के जामंत रूपी कंप्यूटर शिक्षा का संचार किया जाए। जी अमित जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं आपकी बातों से पूरा तरह संबंध रखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जानना भी जरूरी है। देखिए आज आप देखें तो जो करियर, अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उभरते हुए करियर हैं वो आपको सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, टेस्टिंग ले लीजिए, नेटवर्किंग ले लीजिए, कहीं ना कहीं पे तमाम जितने भी गेमिंग ले लीजिए, ये अपना एंटीवायरस वगैरह वाले जितने भी कोर्सेज हैं, कोडिंग वाले कोर्सेज हैं, कोडिंग वाले फील्ड्स हैं, सबको ले लीजिए। तो वहां वहां पर हमारा जो बच्चा है वो पीछे रह जाता है। अच्छा, दूसरा मेरा मेरा मानना ये था कि हनुमान तो हम जगा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर हमको इनके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, कारकों पे जाना पड़ेगा। आप कारक समझिए, 20 साल उत्तराखंड को बने हो गए। ऋषेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब ने संघर्ष करके, हमारी माताओं बहनों ने, जो बिल्कुल पिछली पंक्ति के लोग थे, उनको आगे लाने के लिए संघर्ष करा, और मैं उनकी बातों का बड़ा बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन इस 20 साल के बाद भी इस गंभीर मुद्दे पर बात क्यों नहीं उठाई गई? गलती किसकी है, हमको जानना पड़ेगा। मैं तो इस गलती में कहीं ना कहीं पर कंप्यूटर के हमारे ग्रेजुएट्स को भी मानता हूं। पुनीत वर्मा जी पिछले इतने सालों से अकेले संघर्ष कर रहे हैं। करीबन 35,000 लोगों का आंकड़ा जो है हर साल पास आउट होता है। क्यों नहीं ये लोग संगठित होकर के एक जगह पर बैठ के बोलते हैं कि भैया जो हमें ये वादा करेगा कि भाई हमारी कंप्यूटर एजुकेशन हमारी मांगों को पूरा करेगा, हम उसको सरकार बनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, नींव बनती है बचपन से। आप इस बात को मान के चलिए, कक्षा 1 बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा जो एक्टिव होता है और जो सबसे ज्यादा अडॉप्ट करता है वो 10 साल की उम्र तक करता है, और उसके बाद धीरे 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 जब तक वो 12वीं में पहुंचता है वो डिग्रेड होते जाता है। अगर हम बच्चे के लिए बचपन से, मैं तो इसमें एक और चीज मांग रहा हूँ, ये तो आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात करी, मैं तो कह रहा हूँ प्राइमरी एजुकेशन में भी कंप्यूटर हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो। अगर प्राइमरी एजुकेशन में इतने सारे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर हम मिड डे मील योजना चला सकते हैं, कभी मिड डे मील योजना भी तो ऐसी शुरू हुई होगी, सरकार ने सोचा होगा। भाई आज मेरा सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण, मैं जब दौरे पे जाता हूँ गांव के, एक प्राइमरी स्कूल दिखता है मुझे, उसमें 12 बच्चे हैं और 2 अध्यापक हैं। आखिर क्यों? एक प्राइमरी स्कूल में इतना कम बच्चे, एक सरकारी स्कूल में इतना कम बच्चा क्यों पढ़ रहा है? जबकि सरकारी स्कूल का टीचर जो है वो कंपटीशन निकाल के आता है, ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन अदर पीपल। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में आप देखेंगे कई जगहों पे ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन फिर भी आदमी प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है सरकारी स्कूलों से विश्वास अपना खो चुका है। दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि यहां पर जाना ही नहीं है। एक आदमी जिसकी पर मंथ की आय 3,000 रुपए है, वो बेचारा भी 1,000 रुपए अपने बच्चे के लिए बचाता है ताकि उसको किसी प्राइवेट स्कूल में भेज सके। तो ये नीति का सवाल है। जब तक के आप इसमें देखिए, आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको पूछना पड़ेगा 20 साल में क्या हुआ इस मुद्दे पे। 20 साल में क्यों कंप्यूटर ग्रेजुएट एक साथ नहीं हो पा रहे? मैं पुनीत भाई से भी पूछना चाहूंगा, गलती तो है बिल्कुल है, भाई। पुनीत जी आपको इस बात को स्वीकार करना बिल्कुल पड़ेगा, है स्वीकार ना? कर रहा हूँ मैं। 20 साल में आपने 20 साल के अंदर भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, इस विषय पे कभी बात हो नहीं पाई। मैं आपको जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर आप देखिए इतना बड़ा प्रदेश है और हर कोने में हमारे बेरोजगार ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये कभी अपनी लड़ाई समझ के आए नहीं ना इस बात को। और ये फायदा उनका है, लड़ाई उन्हीं की है, पदों का सृजन उनके लिए होना है। हमारा सिर्फ इतना स्वार्थ है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, कल जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कई सारे सरकारी एग्जाम्स ऐसे हैं, आपके संज्ञान में भी ये बात आई होगी, जिनमें पहले बताया गया, जैसे ट्रिपल सी की बात करी, कंप्यूटर एजुकेशन अनिवार्य है कहीं ना कहीं पे। तो आप, मेरे पास कई सारे 12वीं के बाद बच्चे आते हैं कि कहते हैं भाई साहब एक मदद कर दीजिए, किसी इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट बना दीजिए मेरे, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। ये एक बड़ा नेटवर्क है, आप इसको सोचिएगा, आपको भी पता होगा इस बारे में। तो कई सारे कंप्यूटर सेंटर के नाम पे जो दुकानें चल रही हैं, जो एनजीओ के नाम पे चल रही हैं दुकानें, वो
1,000-1,500 रुपए में उनको सर्टिफिकेट देते हैं और उस सर्टिफिकेट के बाद वो क्लरिकल एग्जाम की एलिजिबिलिटी के पात्र बनते हैं। निकालना तो दूसरी की बात है। जब हमारी बुनियाद ऐसे होगी तो फिर हमारा आगे का भविष्य कैसे होगा, ये बताइए। ये तो बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें सवाल उठेंगे कि भाई ये करोड़ों के कंप्यूटर किस आधार पे खरीदे गए और किस किस उनका किया गया। और दूसरा जो ये एग्जाम्स में जो आपने एलिजिबिलिटी बनाई है, ये मतलब आपने खाने के लिए बनाया है लोगों को कि भाई ताकि आपके हिल्ट्रॉन के लोग खा सकें, आपके कहीं के लोग खा सकें। और ये हो रहा है, मैं बड़े ओपन फ्रंट पर बोल रहा हूँ उसको। मैं किसी एक संस्था का नाम लेके कर रहे हैं इस बात को। छोटे संस्थान 3 महीने का सर्टिफिकेट दे देते हैं और वो उनकी एलिजिबिलिटी के लिए काम हो जाता है। कई सारी नौकरियां ऐसी निकलती हैं जो जिलाधिकारी स्तर पर निकलती हैं। तो इस पे तो बात करने की आवश्यकता ही है, लेकिन साथ साथ हमको ये समझने के हनुमान, आपका सवाल था, हनुमान जगाना पड़ेगा। अब हनुमान जगाने के लिए फिर जामवंत को भी आना पड़ेगा ना। तो जामवंत के रूप में पुनीत भाई आपसे ये निवेदन है कि कम से कम आपके इतने लोग हैं, ये हर जगह पे इस पे आगे बढ़िए। और संगठन, देखिए सरकारें मानती हैं जनता की तब सुनेंगे जब वो संगठन की शक्ति को समझेंगे, ठीक है। और या फिर वो स्वप्रेरित हों। देखिए आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करता हूं तो आम आदमी पार्टी एक स्वप्रेरित पार्टी है। बाकायदा इसमें पहला एजेंडा एजुकेशन है। फर्स्ट हमारा सीधा कहना है कि हमको फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देनी है। तो मैं अपने अंतिम सेगमेंट की ओर जाऊंगा। शायद ऋषेंद्र जी भी कर चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो दोबारा जोड़ पाए। तो सबसे पहले मैं वर्मा जी आप ही से शुरू करूंगा कि आप जैसे इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ा भी चुके हैं, तो वहां पर अभी आप देख रहे होंगे कि छात्रों की कितनी कमी हो रही है। तो आप इसके पीछे क्या रीजन देखते हैं कि इतने छात्र कम क्यों हो रहे हैं इंजीनियरिंग संस्थान में? और उसके साथ आप अपनी वो बात ऐड कर लीजिए जो लगता है कि छूट गई है हमारे आज के डिस्कशन के बीच में। जी वर्मा जी। देखिए, मैं जो हमारा ये आंदोलन है कि उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा 1 से 12 तक आनी चाहिए। आज ये बात चल रही है कि सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या लगातार कम होती जा रही है। न केवल 1 से लेके 12 तक के विद्यालयों में, बल्कि सरकारी जो हमारे संस्थान हैं, चाहे इंजीनियरिंग संस्थान हो या और भी। देखिए, अगर मैं बात करूं 1 से लेके 12 तक के विद्यालयों की, अब वहां पर आधुनिक विषय है नहीं। जितने भी हैं पारंपरिक विषय हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पारंपरिक विषय नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, वो भी पढ़ाए जाने चाहिए जो कि पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जितने भी आधुनिक विषय हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि विज्ञान या और भी कई सारे होंगे, जिससे कि हम कम से कम 1 से लेके 12 तक पढ़ने के बाद, जैसे हमारे अमित सर ने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, वो न केवल अच्छे खासे परसेंटेज लेके आ रहे हैं वहाँ के बच्चे, बल्कि एंटरप्रेन्योर की ओर बढ़ रहे हों। तो हम जितने भी कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं, उनको संगठित होके पूरा, जैसे उत्तराखंड आंदोलन हुआ था और उसमें हमें अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हुए पूरा आंदोलन करना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा, आप अगर हमें देते हैं तो ठीक, अन्यथा हम पूरा अपना जान देने के लिए भी रेडी हैं। तब तक अगर ऐसा चीज हम नहीं करेंगे आंदोलन के रूप में, जितने भी कंप्यूटर ग्रेजुएट भाई बहन हमारे यहाँ पर जुड़े हैं या जो इस बात को सुनेंगे, तब तक एक अकेला भगीरथ से ही सब कुछ नहीं होगा। सही सबको बात। लड़नी, सबको अपनी अपनी लड़ाई एक साथ मिलके, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, जरूरत पड़ी तो देहरादून जाना, दिल्ली जाना या कहीं भी जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो जगदीश जी, मैं आपसे अंत में यही पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था देखी है, बाहर की शिक्षा व्यवस्था देखी है, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हुए काम का अनुभव किया है, तो आप अंत में हमारे निष्कर्ष सेगमेंट में क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ कमी रह रही है और वो कमी कैसे दूर हो सकती है? जी जगदीश। सभी पैनलिस्ट ये मानेंगे कि न्यूटन्स के लॉ हो गए या आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हो गई, वो आपके दिन भर दिन कभी काम नहीं आएंगी। पर आपका जो एंड्रॉइड फोन है वो सुबह से लेकर आप शाम तक देखेंगे उसको, क्योंकि उसकी जरूरत आपको दिन भर पड़ेगी। और इसी से आप मान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की कितनी नेसेसिटी है हमारी लाइफ में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ नाउअडेज। तो अगर करें सॉफ्टवेयर की बात, तो अब आ चुका है जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, क्योंकि जो जितनी चीजें ऑटोमेट हो सकती थी वो सारी ऑटोमेट हो रही हैं। और अब मैक्सिमम कंपनियां जो हैं वो अपने R&D में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही रिसर्च कर रही हैं, क्योंकि यही नया फ्यूचर होने वाला है। अब रही एंटरप्रेन्योरशिप की बात, जैसे कि अमित सर ने कहा, तो मैं बताना चाहूंगा कि बाहर लोग इतने एंटरप्रेन्योर क्यों बन गए, क्यों यूएसए में बन गए या फिर इंडिया में जो बने वो कैसे बन गए, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से इस चीज की नॉलेज थी। बेसिकली अगर आप किसी भी चीज में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें तो सबसे इजी आपके लिए रहेगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि सबसे कम उसमें आपका खर्चा, सबसे कम इन्वेस्टमेंट आपने लगा के बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है नहीं सर?
सारे पैनलिस्ट इस बात पे एग्री करेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है ये। बिल्कुल। आप गरीब बच्चा भी है, कैसा भी बच्चा है या मीडियम वर्ग का भी, अगर उसने लाइफ में कुछ करना है तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो बहुत कुछ कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो ये एक फ्यूल है जो कि आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। वो भले कोडिंग हो, एआई हो, या नेटवर्किंग हो, या डेटाबेस हो, या कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर से जितने भी फंक्शनलिटी होती है इन चीजों में बहुत वो करेगा। तो जितने भी अगर सर की जैसी मुहिम है कि गवर्नमेंट स्कूलों में इसको लागू करा जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है स्कूलों के लिए। और जो गवर्नमेंट साथ दे इसमें, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल साथ देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की लोगों की भलाई के लिए बहुत ही बढ़िया स्टेप है। एंटरप्रेन्योरशिप वो तभी कर सकते हैं जब उस बारे में जानेंगे। अगर उस बारे में जानेंगे नहीं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी घुस नहीं सकते, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए एटलीस्ट चीजों का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली गवर्नमेंट ने ये चीजें परमिट करनी चाहिए, इन चीजों को अलाउ करना चाहिए। हम जी। जो वर्मा जी का सवाल है कि ये कब तक हो सकता है आपकी पार्टी के अनुसार, अगर आपको सत्ता मिलती है, या आप विपक्ष में कब तक सवाल उठाएंगे? क्योंकि अब हम आपसे ये नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप एग्री कर रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा होनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर शिक्षा होनी चाहिए, तो ये कब तक होनी चाहिए, कब से हमने शुरू कर देना चाहिए? इस टाइमलाइन की ओर ध्यान अब मैं आपका दिलाना चाहता हूँ। जी अमित जी। देखिए 2 चीजों पर बात करूंगा। एक तो अभी जो जगदीश जी ने बात कही, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इजीली शुरुआत करने वाला काम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ही है। आप ओयो ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, इवन अमेजन जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, ये सब छोटे छोटे सेटअप से शुरू हुई क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होता। और वही कहीं ना कहीं पर उत्तराखंड जो है अपने आप में एक आईटी हब बन सकता है अभी भी, क्योंकि आईटी के लिए आपको सिग्नल्स, नेटवर्किंग, जैसे ऋषेन भाई ने बात करी, जो आपके नेटवर्क्स हैं वो मिल जाए प्रॉपर, और एक प्रॉपर सरकार का सपोर्ट मिल जाए। अब लेकिन इन सब की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं पर कंप्यूटर एजुकेशन की है। उस पर मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा। देखिए हम तो इस बात को ओपन प्लेटफॉर्म में कह चुके हैं कि हम तो क्यों नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमारे वहां तो चल रही है ना चीजें, और 5 साल के अंदर हमने करी हैं। तो हम तो, अगर जनता हम पे विश्वास दिलाती है तो हमारा तो पहला एजेंडा रहेगा एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी के प्राइमरी एजेंडा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेशन और हेल्थ किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और नौकरी भी यहीं से निकलती है, एजुकेशन से। और जो पलायन की समस्या है वो भी एजुकेशन, हेल्थ और नौकरी से ही सॉल्व होगी, और कोई रास्ता है भी नहीं इसको सॉल्व करने का। तो अब इसके लिए सबसे बड़ी बात ये, तो जनता को या आपके कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को संज्ञान लेना पड़ेगा कि कैसे वो संगठित होते हैं, कितना वो मजबूत होते हैं, और किसके साथ खड़े होते हैं, किसको वो सपोर्ट करते हैं। सीधी सी बात है, हम तो अपनी जनता से ये कह रहे हैं, भाई आपको अगर अच्छे अस्पताल चाहिए, आपको अच्छे स्कूल चाहिए, आपको अगर अच्छे ये रास्ते चाहिए, अगर आपको बिजली और पानी जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं सपोर्ट, वो सब सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारा साथ दीजिए। नहीं तो फिर 20 साल आप ऐसे ही बैठे रहें, आगे भी बैठते रहिए, कोई आएगा कोई जाएगा, मुद्दे ऐसे कैसे रह जाएंगे, बेसिक मुद्दे। और यही पहाड़ की वेदना भी है कहीं ना कहीं पे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। इस तरीके से आप इस उत्तराखंड में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य रखने की बात कह रहे हैं, इसको आप एग्री कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार में रिप्लेसमेंट होते रहता है हर 5 साल में, क्योंकि अभी भी अगर खासकर छात्रों की बात कहें तो छात्र संतुष्ट नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कब तक हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा हो गई है और बच्चे स्मार्ट क्लास का नाम सुना ही नहीं, अब वो देख भी पा रहे हैं? जी ऋषेंद्र जी। देखिए संतोष जी, मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहूंगा कि अगर 2022 में जो है जनता, उत्तराखंड की जो महान जनता है, अगर वो कांग्रेस को जनादेश देती है, अगर हमको सत्ता पे बैठाती है, तो हमारी जो मांग, क्योंकि पहले से मैंने आपको, पहले जब मैं बोला था उस समय से कहा था कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, या तमाम चीजों के लिए हम हर जगह पे लड़ते आए हैं, और हमारी सरकार ने भी इसमें काम किया है। हमने गांव घर तक चीजों को पहुंचाया है। अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं, प्रदेश के किसी भी कोने की बात करूं, तो हमने किया है। और मैं जरूर, जो हमारा इस बार मैनिफेस्टो बनेगा, उसमें भी हम जरूर इस बात को प्रमुखता से रखेंगे। मैं पुनीत जी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हम शिक्षा और शिक्षण नीति में हम बिल्कुल बहुत बारीकी नजर रखते हुए उन तमाम चीजों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। और जहां तक अभी की सरकार की बात है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, ये पूर्ण रूप से हर एजेंडे में फेल है। इन्होंने जो भी इनका मैनिफेस्टो था वो पूरा, इनने बिल्कुल 1 इंच इनने जो है उसमें काम नहीं किया है। इनका अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो रिपोर्ट कार्ड 0 एक बहुत बड़ा उसमें अंक दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस अगर आती है, अगर उत्तराखंड की महान जनता अगर जनादेश देती है, तो हम पुनः, जो हमने विकास का पहिया जो 2017 में रुक गया था, उस पहिए को हम पुनः
हर क्षेत्र तक, हर वर्ग तक, हर जाति तक, हर धर्म तक पहुंचाएंगे। और कंप्यूटर की जो अनिवार्यता है उस चीज को, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसे तमाम हर जगह पे लोग हैं, हमारी यूथ कांग्रेस के लोग हैं, एनएसयूआई के लोग हैं, तो हम भी अपनी सरकार पे दबाव बना के इस चीज को प्रमुखता से उठाएंगे और आप लोगों की मांगों को पूरे करने का काम करेंगे। और पुनीत जी से मेरा पुनः आग्रह है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखें, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इन इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो आप लगे रहिए और आपके साथ हम हैं, हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, जितने भी जो यहाँ पे पैनल थे, हमारे अमित जी हैं, कहते आप हैं, जगदीश जी हैं, और जो भाजपा के हमारे मित्र थे, घेराज पांडे जी, उनको नेटवर्क नहीं मिल पाया, तो उन्होंने भी अपनी डबल इंजन की सरकार को लिखना चाहिए कि नेटवर्क जब उनके लिए नहीं है तो आम जनता कितनी परेशान हो रही है। तो ये चीज देखनी होगी। पुनः आप सभी का धन्यवाद। अंत में अगर मैं निष्कर्ष की बात कहूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं हांगकांग में एक रोबोट बनता है जिसका नाम होता है सोफिया, आपने भी शायद सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद कहें या डीप लर्निंग कहें, फेस रिकग्नाइजेशन की मदद से जो सोफिया नाम का रोबोट है वो इंसानों की हर हरकत को जान पा रहा है, उसको पहचान पा रहा है, बल्कि सऊदी अरेबिया ने उसे अपने देश की नागरिकता भी दे दी है। वो इंडिया में भी आ रखी थी, उसका इंटरव्यू लिया गया था, वो इंटरव्यू भी दे रही है। इतना डेवलपमेंट हम बाकी देशों में देख रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें, अपने उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर अभी भी सवाल यही पूछा जा रहा है कि कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल पी से क्या होता है। मुझे पता नहीं चल पा रहा कि इससे आखिर में होगा क्या बच्चे का भविष्य। जहाँ पे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड्रॉयड पे, मोंगो डेटाबेस पे, बड़ी बड़ी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, वहीं आज भी हम विंडो 98 चला रहे हैं और हम सपना देखते हैं विश्व में सबसे नंबर 1 आने का। आखिर में हम कैसे आएंगे? तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर वाकई में हम भी डेवलप्ड कंट्री के साथ आना चाहते हैं, अपने को विकसित बनवाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पे तो हमें ध्यान देना ही होगा। उसके साथ साथ जो अभी सरकार ने जो नई योजना बना रखी है, एजुकेशन की नई जो पॉलिसी बनाई है, अगर वो पॉलिसी सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हर किसी को मिल सकता है। तो एक बार मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय SWH न्यूज़ के साथ साझा किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।